हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे आप जानते हैं कि आईआईटी जैम एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को करने के लिए काफ़ी सारे टाइम की प्रिपरेशन लगती है, मेहनत लगती है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ना जाने ऐसी कितनी सारी क्वालिटीज़ हमें लगातार लगती है जब तक हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसी तरीके से हमारे इस कैंडिडेट ने भी आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई किया है और हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपना एग्जाम किस तरीके से क्वालिफाई किया, इनकी क्या पूरी कहानी रही है। हम ये सब जानेंगे, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक, आपको आपने आईआईटी जैम एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। यस। तो आप मुझे ये बताइए, आप आपके हमारे व्यूअर्स को आपका पूरा नाम बताइए। आप कहाँ से हैं, आपने बीएससी कहाँ से की है और आपका आईआईटी जैम का क्या रैंक है? मैम मेरा नाम विवेक यादव है। मैं यूपी का जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने यहीं से अपने लोकल कॉलेज से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी किया हूँ। हुँ, उसके बाद फिर मैंने अपना यही आईआईटी जैम का एग्जाम बीएससी होने के बाद स्टार्ट किया हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 862 है। बहुत सही बात है। विवेक, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने पहली बार इसके एग्ज़ाम के बारे में सोचा था कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी है और अब ये एग्ज़ाम मतलब मुझे शुरू करना है इसकी तैयारी। तो उस दिन से लेकर आपने जैसे पूरी अपनी तैयारी के टाइमलाइन में आपने किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखी? क्या-क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा? क्या चीज़ें छोड़ी, क्या की? तो उनके बारे में आपकी क्या जर्नी रही, उसके बारे में बताइए? मैम पहले तो इसके बारे में आइडिया लगने के बाद मैंने उसका सिलेबस देखा। बिल्कुल। सिलेबस मतलब सिलेबस उसके बाद पीवाईक्यू के बेस पे मैंने अपना तैयारी किया, क्योंकि पीवाईक्यू पहले देखेंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में, उसके बाद ही फिर मॉक देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहले तो सिलेबस देखा, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम जी मैम। सब कुछ पढ़ लें और फिर उनमें से ऐसी कुछ चीज़ें आए ही ना, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें छोड़ दें जो आईआईटी एग्ज़ाम में काफ़ी या किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो ऑफ़ कोर्स सिलेबस तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में क्या-क्या चीज़ें रही? क्या-क्या आपके हाइलाइट पॉइंट्स रहे होंगे? मैम पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट बनाए थे हम। उसके बाद लास्ट में वही 1 मंथ पहले ही फुल मॉक देते थे, आईएफएस बिल्कुल, का भी दिए थे। बिल्कुल। यस। तो उसके बाद जैसे मॉक का हुँ। एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉक ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम थ्योरी कर लेते हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर जब तक हम ये ना देखें कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब चीज़ें नहीं समझती है। टाइम मैनेजमेंट एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमने सब कुछ पढ़ तो लिया है, अब हम कितने टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे आपने काफ़ी अच्छे से हाइलाइट किया, एग्ज़ाम के फाइनली हमारे मॉक का एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है कि कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ नहीं, ताकि हम हमारे मेन एग्ज़ाम में ये गलतियाँ ना करें। बहुत सही बात कही है आपने विवेक। इसके आगे मुझे ये पूछना है कि जी, आपका जी। मेन एग्जाम के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहा? लाइक आपने जब एग्जाम हॉल में गए, आपने देखे कि आपके पास 3 सेक्शंस है, आपके माइंड में आपने क्या थॉट्स रखे थे, क्या चीज़ें सोच के रखी थी कि हम किस तरीके से एग्जाम को देंगे ताकि हमारी कम से कम नेगेटिव मार्किंग आए? उसके बारे में कुछ बताइए। मैं मॉक जब देता था उसके उससे ही मेरा हो गया था कि मुझे पहले क्या करना है, एमसीक्यू करना है या एमएसक्यू करना है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ऐसे जाएँगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पहले क्या करना है। बिल्कुल, मॉक में ही हमको पता चल गया था, तो वहाँ पहले एमसीक्यू किया था मैंने, उसके बाद एमएसक्यू को स्किप करके एनईटी का किया था। बिल्कुल। क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल टाइप रहता है ना, उसमें करने में टाइम जाता है। इसलिए उसके बाद एनईटी फिर एमएसक्यू, क्योंकि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उसको मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था। बिल्कुल। बहुत सही बात है। इसके अलावा आप विवेक, जैसे कि आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आप अच्छी इंस्टीट्यूट में ऑफ कोर्स मास्टर्स का एडमिशन लेंगे। उसके बाद आपका आगे का फ्यूचर गोल क्या होगा? अभी तो मैम पहले तो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, फिर वहाँ पे जाने के बाद वही नीट और जेआरएफ देना है मुझे पीएचडी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आप एकेडमिक्स में हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप और हायर लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी क्वालीफाई करके अपनी पीएचडी ज़रूर करें।
इसके अलावा जैसे कि हमारे व्यूअर्स यहाँ पर जी। देख रहे हैं आपकी इंटरव्यू को और ऐसे भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने जो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, आप उन्हें क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? आपकी क्या एडवाइस होगी अभी के एस्पिरेंट्स के लिए? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूँगा कि अगर सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप यही कहेंगे कि सिलेबस के साथ-साथ आप रिवीज़न करना भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे तो फिर लास्ट में रिवीज़न नहीं हो पाएगा, इसलिए रिवीज़न मस्ट है। एक-एक चैप्टर को करते रहिए, डेली पढ़िए, उसके बाद ये नहीं है कि 1 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गैप कर देंगे, फिर पढ़ लेंगे। डेली पढ़िए 2-2 घंटा, 3-3 घंटा जो जितना हो सके, उसके बाद रिवीज़न मस्ट है। एक-एक चैप्टर को रिवाइज़ करिए और देखिए कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, उसको फिर से अपना शॉर्ट नोट्स पे लिखते जाइए, क्योंकि बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स ही लास्ट में काम आता है। आप नोट्स को पूरा नहीं पढ़ पाएँगे लास्ट में। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने बताया कि लास्ट में शॉर्ट नोट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर हम पूरे सिलेबस की हमारी नोट्स देख लें तो इतने सारे बन जाते हैं जो कि हम लास्ट में नहीं देख सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी बिल ज़रूरी होते हैं। अपने हाथ से कुछ लिखी हुई चीज़ें भी ज़रूरी होती है। हमेशा अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना भी ज़रूरी होता है, गलतियों को इस केस में नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। बहुत सही बातें कही हैं विवेक आपने। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको इस सेशन से मोटिवेशन मिला हो तो उस हम तो वही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो धन्यवाद हमारा सेशन देखने के लिए। आप थैंक यू। थैंक